नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी विशेषण में स्वागत है। आज तारीख है 6 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो काफ़ी डिटेल होगा, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हमें कवर करना है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। आज वीडियो में थोड़ा सा देर भी हो गया है। कोशिश रहता है रोज़ टाइम पर ही मिले, लेकिन कभी कभार देर हो जाता है। देखिए क्या है आज का हेडलाइन आपको पता ही होगा। बांग्लादेश में रिजीम चेंज ऑपरेशन सफल हुआ है। रिजीम चेंज ऑपरेशन मैंने बोल दिया पहले ही लाइन में। दिसंबर 2023 ईस्वी का न्यूज़ था। CIA ऑफिसर इन्होंने क्लेम किया था कि बांग्लादेश में भी रिजीम ऑपरेशन चलाया जा सकता है, रिजीम चेंज का ऑपरेशन, जिस प्रकार से पाकिस्तान में कंडक्ट किया गया था। अच्छी खासी बांग्लादेश की चल रही सरकार, जिसने कुछ हद तक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पालन करना छोड़ दिया था, उसको बदलना बड़ा ही आसान हो गया और बदल दिया गया उसको। जो सरकार बांग्लादेश को एशियन टाइगर बना दिया, जिसने शेख हसीना जी ने, अचानक से वो इतनी अलोकप्रिय हो गई और जनता उनके खिलाफ सड़क पर आ गई, उनको देश छोड़कर भागना पड़ गया। 2009 से वो शासन सत्ता में संभाले हुई थी, लेकिन अब उनको देश छोड़कर जाना पड़ गया। ये कहीं ना कहीं भारत की हार है, और जो अमेरिका है, चीन है और ऐसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो बांग्लादेश सरकार को अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहती थी, वो सफल हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारी हार है ये। और वर्तमान जो बांग्लादेश गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, उसके भारत के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, भारत का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। अब जो वहाँ पर सरकार बनेगी, खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। कल रात को ही खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। और उसके साथ ही बांग्लादेश की जो आर्मी है, उसमें भी इन्फ्लुएंस किसका ज़्यादा है, तो चीन का ज़्यादा है वहाँ पर इन्फ्लुएंस, और भारत विरोधी ताकतें वहाँ पर ज़्यादा सत्ता में अब रहेंगी। अपोजिशन के साथ वहाँ के रिलेशन भारत के बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और इस्लामिक कट्टरपंथी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इस्लामिक कट्टरपंथियों की सरकार अब स्थापित होने जा रही है। जिसे बांग्लादेश की आर्मी ने भी बोला कि हम सभी पक्षों से बातचीत कर रहे हैं, 48 घंटे हम कोशिश करेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर दिया जाए, अंतरिम सरकार बना दिया जाए। कहाँ पर, तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश की सैन्य अस्थिरता बहुत बड़ा संकेत है दुनिया के लिए कि इकोनॉमिक रूप से एक एस्टैब्लिश देश, इकोनॉमिक रूप से बहुत ही तेज़ी गति से ग्रोथ कर रहा था बांग्लादेश की इकोनॉमिक सफलता की कहानी पूरी दुनिया में सुनाई जा रही थी। लेकिन इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अगर आप हानि पहुंचाते हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर आप नुकसान पहुंचाते हो, तानाशाही प्रवृत्ति का शासन होता है, तो जनता फिर सड़क पर निकल आती है और फिर बाहरी ताकतों के लिए भी आसान हो जाता है किसी भी देश को पेनिट्रेट करना, वहाँ की शासन सत्ता को कमज़ोर करना आसान हो जाता है। अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो हो रहा है जिस प्रकार से भारत में हुआ है इलेक्शन में, तभी जाके जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ लोगों में रोष था, तो उसको फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं बना पाई, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन गई, जो बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि जनता का रोष था, जनता का रोष को एक्सेप्ट किया गया, सरकार बनी। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपने यहाँ पर सही है। जबकि बांग्लादेश इलेक्शन जब हो रहा था, तभी मैंने आपको समझाया था कि बांग्लादेश में अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनको बैन कर दिया गया था, उन्होंने बाइकआउट भी किया था चुनाव का, उनको इतना कमज़ोर कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, बाइकआउट भी किया था उन्होंने, और डमी कैंडिडेट को खड़ा किया गया था, और चुनाव में संपूर्ण रूप से धांधली करके प्रधानमंत्री बन गई थी शेख हसीना जी। अब उनको देश छोड़कर जाना पड़ गया है। शेख हसीना जी मुजीबुर रहमान बंग बंधु जिनको कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ में शासन सत्ता को लेकर संघर्ष किया और फिर बांग्लादेश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिनको बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, इनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। आप समझ सकते हैं किस मानसिकता के लोग थे जो अपने राष्ट्रपिता की मूर्ति पर चढ़ के उसको क्रेन से गिरा दिया। तो ये इस चीज़ को इंगित करता है कि बांग्लादेश की राजनीति फिर से बदल रही है। कट्टरपंथी शासकें जो है, कट्टरपंथी सत्ता शासक जो होंगे, वो अब वहाँ पर सत्ता ग्रहण करेंगे और भारत के साथ रिलेशन खराब होने की उम्मीद है। ओके, साथ में बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी वो भी धीरे धीरे प्रभावित होगा। आज हो कल हो आपको दिखेगा कि बांग्लादेश का डिक्लाइन शुरू होगा। तो ये एक हमारे लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। भारत बीच में है, पाकिस्तान यहाँ पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया अभी तक, हमेशा वहाँ पर संकट बना रहता है राजनीतिक। नेपाल में 15 सरकारें बदल चुकी, हर साल 2-3 प्रधानमंत्री बदलते हैं। बांग्लादेश जो एक सही था, वहाँ पर भी शासन सत्ता में सैन्य हस्तक्षेप और इस तरह के कट्टरपंथी शासकों जो होंगे उनका प्रभाव बढ़ेगा। म्यांमार पहले से ही सैन्य शासन है। श्रीलंका जो है वो इकोनॉमिक रूप से बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो देश सुधरने की कोशिश कर रहा है। मालदीव में चीन का हस्तक्षेप हद से ज़्यादा हो गया, यानी कि अब हमारे एक भी पड़ोसी ऐसा नहीं बचे जिनके यहाँ पर सब कुछ ठीक हो और उनके साथ भारत के रिलेशन बिल्कुल अच्छे बने हुए हों। एक भी पड़ोसी हमारे ऐसे नहीं हैं, नॉट अ सिंगल वन।
जहाँ पर भारत का इन्फ्लुएंस हो और हमने वहाँ पर स्टेबिलिटी कायम करने में मदद की हो या हम कायम कर पाए हों, ऐसा कोई भी देश अपने आस पड़ोस में अब एक भी नहीं है। हमारे लिए बड़े बड़े चैलेंजेज हो जाएंगे। भारत सरकार को क्या करना चाहिए, अभी इस पर आते हैं। शेख हसीना जी भारत आई हैं, सबसे पहले तत्काल उनको भारत छोड़ने के लिए बोलना चाहिए और वो छोड़ के जाएंगे भी लंदन। हमें इसमें निष्पक्ष रहना पड़ेगा। हमें निष्पक्ष क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि हमारे देश के इंटरेस्ट की बात है। हमारे साथ बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा लगती है, 3 तरफ से भारत ही है और किसी देश के म्यांमार के साथ छोटी सी सीमा टच होती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम अगर निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो बांग्लादेश में जो भी सरकार आएगी, चाहे वो सैन्य समर्थित सरकार आए या वहाँ पर किसी लोकतांत्रिक प्रोसेस के द्वारा सरकार स्थापित हो, खालिदा जिया की या किसी और की सरकार आए, हमें उनके साथ रिलेशन को अच्छा करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन तो हमारे पास यही होगा कि हम उनके साथ अपने रिलेशन को अच्छा करें। हमने शायद गलत लोगों पर अपना स्टैक लगाया हुआ था और वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं रहा और अंततः उनको देश छोड़ना पड़ गया। अब जो सरकार बनेगी हमें उनके साथ तत्काल रूप से रिलेशन को अच्छा करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा? वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर हमें दबाव की राजनीति बनानी पड़ेगी बांग्लादेश पर कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस फिर से शुरू हो जाए, सैन्य तानाशाही और सैन्य शासन की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाए और वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस जब शुरू होगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएँ। बांग्लादेश के साथ ख़राब रिलेशन के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं और इन सभी चीज़ों का उठापटक का परिणाम क्या होगा? पहला परिणाम होगा कि भारत की जो बांग्लादेश के साथ सीमाएँ लगती हैं, यहाँ पर रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। भारी संख्या में वहां से लोग पलायन करके भारत की तरफ आएंगे, आने भी लग गए हैं। बीएसएफ को हाईलाइट पर किया गया है कि 3 तरफ से हमारी सीमा लगती है, तीनों तरफ की सीमाओं को सील किया जाए। सारे इंडियन एयरलाइंस जितने भी जाती थी सबको बंद कर दिया गया है कि वहां से रिफ्यूजी नहीं आना चाहिए। दूसरा, वहां पर जो माइनॉरिटी है जिसमें खास तौर से हिंदू हैं या दलित हिंदूज हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जिसमें ओबीसी और एससी एसटी समुदाय, जब बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, तब बिहार और यूपी के जो मुस्लिम थे और हिंदू थे, बहुत सारे बांग्लादेश में रह रहे, वो आ नहीं पाए। और बिहार यूपी के जो मुस्लिम गए उनमें से खास तौर से वो मुस्लिम थे जो निचले तबके से आते थे, वो लोग भी बांग्लादेश गए। और वर्तमान में जो हिंदूज हैं बांग्लादेश में, माइनॉरिटीज़ में हैं, उनके ऊपर में अटैक बढ़ गए हैं। इस्कॉन मंदिर पर अटैक हुआ है। उसके साथ में जो नोआखली का इलाका है, उन सभी जगहों पर भी माइनॉरिटीज़ पर छिटपुट अटैक देखे गए हैं। ये चीज़ हमारे लिए रिफ्यूजी संकट क्रिएट कर सकता है। दूसरा क्या हमारे लिए हो सकता है भाई? नॉर्थ ईस्ट जो हमारा अशांत हो गया है पिछले कुछ सालों में, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे आपने देखा होगा असम के भी कुछ क्षेत्रों में अशांति देखी गई है हाल फिलहाल के दिनों में, वो अशांति और भी बढ़ सकती है। शेख हसीना जी की सरकार के साथ मिलकर हमने नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद को लगभग में निपटा दिया था। ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें ये था कि बॉर्डर के पार भी गए, चाहे भूटान जाएँ चाहे बांग्लादेश जाएँ, हमें उनको पीछा करके खदेड़ के मारना है। दोनों देशों से सहयोग भी हमने स्थापित किया था। उसके अलावा बांग्लादेश में चरमपंथी घटनाएं जो है, चरमपंथी विचारधारा जो है, कट्टर इस्लामिक विचारधारा, इनके बढ़ने के कारण से जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ हमारे ऊपर आतंकवादी हमले होते रहे हैं, उस प्रकार के हरकतें वहाँ से भी बढ़ सकती है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ सकता है चरमपंथी घटनाएं बढ़ने से। और चरमपंथी ताकतें ही थीं जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। आंदोलन का कारण मुख्य रूप से क्या था? उस कारण का निपटान तो बहुत पहले ही कर दिया गया था, लेकिन ये कारण कुछ और ही है। बस सरकार को गिराना मुख्य रूप से कारण था। उनको भी नहीं पता को किसके हाथों कठपुतली बनकर वो युवा खेल रहे थे। इसको कहा जा रहा है जेन जी, जेड को जी भी कहा जाता है। जेन जी का ये आंदोलन था जो यूज किया जाए। जेन जी का आंदोलन का मतलब जो मिलेनियम एज है उससे भी नए, बिल्कुल नए युवा, 17 साल 18 साल 15 साल 16 साल के युवा लोग जो थे, उनका आंदोलन माना जा रहा है इसको। आंदोलन किसको लेकर शुरू हुआ था? तो 1971 वॉर में जो लोग शामिल हुए थे उनको 30% रिजर्वेशन वहाँ पर मिला हुआ था। इसी को रद्द करने की बात चल रही थी। नौकरी महंगाई और रिजर्वेशन, नौकरी महंगाई और रिजर्वेशन, नौकरी महंगाई और रिजर्वेशन। और चौथा क्या था? चुनाव में धांधली, यानी कि आपने विपक्ष की आवाज़ को बिल्कुल ही कुचल दिया। देश का जो आक्रोश था वो बैलेट पेपर की जगह पर बुलेट के फॉर्मेट में निकलने लग गया। आप इस अंतर को समझिएगा।
जब बैलेट पेपर के द्वारा आक्रोश जनता का निकलता है तो उस प्रोसेस को डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहा जाता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। उसमें किसी को नुकसान नहीं होता है। आसानी से सत्ता परिवर्तन या सत्ता के दलों को बता दिया जाता है कि जनता आपसे नाराज़ है, जैसा भारत में बीजेपी के साथ में हुआ है। बैलेट पेपर के द्वारा लोगों ने बताया कि हम आपको अब वोट कम देंगे, हम दूसरी पार्टियों को भी वोट देंगे, और ये शासन सत्ता बिल्कुल सही तरीके से चला। लोगों का उबाल निकल कर आ गया। अगर ये चीज़ नहीं निकलता तो फिर बुलेट का उपयोग होता है, यानी कि हिंसा का उपयोग होता है, और हिंसा के उपयोग में क्या होता है तो हानि हो जाती है। 1970 वॉर के समय के जो लोग थे, 0.3% आबादी है बांग्लादेश की, उनकी 0.3%, उनको 30% रिजर्वेशन दिया गया था नौकरियों में। ये जो रिजर्वेशन था इसने सबसे ज़्यादा इस भीड़ को आक्रोशित किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी को वहाँ के हाई कोर्ट ने बहुत पहले ही, एक सप्ताह पहले ही वापस ले लिया था। फिर भी ये जो है आंदोलन ये चलता ही रहा। ऊपर से वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा आंदोलनकारियों को आतंकवादी और रजाकार का नाम दे दिया गया। रजाकार कौन होते थे? तो 1971 वॉर में जिन लोगों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने बांग्लादेशियों के ऊपर में जुल्म ढाए थे, उनको रजाकार कहा गया था। वो गद्दार जो पाकिस्तान के साथ मिले रहे 1971 वॉर में, उनको रजाकार का नाम दिया गया। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारियों के लिए रजाकार और आतंकवादी शब्द यूज किया। इसने आंदोलन को और भी ज़्यादा भड़का दिया, और भड़कने के बाद क्या हुआ परिणाम वो आप देख ही रहे हैं। भारत में भी एक किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने सबसे अच्छी चीज़ क्या की कि एक भी सिंगल बुलेट फायर नहीं किया गया, क्योंकि कभी भी हिंसात्मक रूप से किसी आंदोलन का दमन करने से आंदोलन और भड़कने की आशंका रहती है। इसीलिए आपको जब भी कोई डेमोक्रेटिक आंदोलन होता है तो सरकार वहाँ पर लाठी लेकर पुलिसमैन को भेजती है, ना कि बंदूक लेकर। उनको आंसू गैस के जो गोले छोड़े जाते हैं, पानी की बौछार छोड़ी जाती है, गोली नहीं यूज किया जाता है। प्रशासन में जाएंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। हमारे लिए कुछ चैलेंजेस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा बांग्लादेश की मैपिंग भी हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे। आने वाले समय में बांग्लादेश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और भी ज़्यादा देखेंगे। शेख मुजीबुर रहमान की 2 बेटी हैं, शेख हसीना और इनकी छोटी बहन और है। शेख मुजीबुर रहमान को 1971 के बांग्लादेश वॉर के बाद ही वहाँ के सैन्य शासन ने तख्ता पलट किया और उनकी पूरी फैमिली का कत्ल कर दिया गया था। शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली का, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लेकिन ये दोनों बहनें बच गई थी, क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन में रहकर उसमें पढ़ाई लिखाई कर रही थी। फिर ये भारत आई, भारत में निर्वासित जीवन इन्होंने बिताया। 1982 के आसपास से भारत आई, फिर उन्होंने 1982 के बाद बांग्लादेश में वापसी की, वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री बनी। कभी बांग्लादेश के लोकतंत्र की चेहरा रही शेख हसीना जी। वर्तमान में बांग्लादेश की राजनीति से इनको निर्वासित कर दिया गया है, अब कभी भी ये लौट नहीं सकेंगी। ओके, ये था पूरा बांग्लादेश के इस कहानी का भाग। बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं पॉलिटिकली रूप से जागरूक होते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तभी वहाँ पर 2 महिलाएं शासन कर रही हैं। महिलाएं शासन उन्हीं देशों में कर पाती हैं, वहाँ पर कोई पुरुष बड़े शासक आपको दिखेंगे ही नहीं। खालिदा जिया और शेख हसीना, इनको कहा जाता है बैटल ऑफ बेगम्स। 2 बेगम्स हैं जिनके बीच में बैटल होता रहता है, और महिलाएं ही शासक रही हैं वहाँ पर, शासिका रही हैं जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब से। अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यही दोनों रहे हैं। शेख हसीना जी ने काफ़ी बड़े स्तर पर रिफॉर्म भी किया है। वहाँ की जनता पॉलिटिकल रूप से काफ़ी जागरूक मानी जाती है। देखिए आगे का क्या होता है। उम्मीद की जा रही है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा फिर से, और अगर नहीं होगा तो भारत सरकार को दबाव बनाना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू करो, नहीं तो हम आएंगे अंदर। बात इतनी सी थी। बांग्लादेश की पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी कि कब क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है। अब आगे की कहानी पर चलते हैं। बांग्लादेश की मैपिंग वगैरह करेंगे, और भी कई सारे न्यूज़ हैं। दुनिया में और बड़े बड़े संकट आजकल में आपको शुरू होते हुए दिखेंगे। जैसे इस साल का, पिछले 2-3 सालों का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में मंदी का दौर शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। वहाँ पर जॉबलेस इकॉनमी हो रही है। वहाँ का जॉब का डेटा जब सामने आया, और उसके अलावा जापान ने अपने रेट में 2.5% का करीब में कट किया था, 0.5% का कट किया उसने। जिसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन, इजराइल ईरान के बीच में युद्ध शुरू होने वाला है। भयानक 24 घंटों के अंदर यह युद्ध आपको, फुल फ्लेज युद्ध आपको शुरू होता हुआ दिखेगा। फुल फ्लेज
वॉर शुरू हुआ था वो देखिएगा, अब तक संघर्ष हो रहा था, छोटी मोटी झड़प हो रही थी, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेड़ा वह वर्तमान में मिडिल ईस्ट में तैनात है और इसके साथ ही इजराइल और ईरान के बीच में भी वॉर शुरू होने वाला है। तो ये बड़े बड़े रीजन, यूएसए की इकोनॉमी में मंदी, जापान का अपने रिजर्व रेट में कट करना और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण कल मार्केट क्रैश कर गया। खुलते ही भारतीय इकोनॉमी में से 10 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। 10 लाख करोड़ रुपए भारतीय बाजार से कल गायब हुए हैं। निवेशक अपना सर पीट रहे हैं क्योंकि क्रैश हो गया। मार्केट क्रैश होना जिसको कहते हैं वो क्रैश हुआ है। लगभग पूरी दुनिया में ही हुआ है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, पूरे दुनिया के ही इकोनॉमी पर पड़ा है। टेंशन का कारण आपको मैंने बता दिया। और 10 लाख करोड़ हमारी जीडीपी का लगभग 5% शेयर मार्केट से कब गायब हो गया, कल गायब हो गया है। तो ये क्या है, मार्केट तबाह हुआ है। अपने बगल में सैन्य शासन कायम हो रहा है। ब्रिटेन के अधिकांश शहर दंगों से जल रहे हैं। अमेरिका की इकॉनमी मंदी पर जा रही है। इजराइल ईरान जो वॉर है ये शुरू होने वाला है भीषण स्तर का। इसमें अमेरिका ज़रूर इजराइल के पक्ष में खड़ा होगा। ईरान या तो मिट जाएगा या तो लड़ेगा, या तो इजराइल मिट जाएगा या लड़ेगा, और ये वॉर होगा, फुल फ्लेज वॉर होने जा रहा। भारत में आपको प्राकृतिक आपदाएं दिखेंगी। ये सारा कुछ दुनिया में हो रहा है और उस बीच में आप लोग बीपीएससी के नोटिफिकेशन के लिए बार बार पूछते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, रोज़ भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि हमें इस धरती पर, हमें इस देश में जन्म दिया आपने, जहाँ पर हम सुरक्षित तरीके से रहकर वर्तमान के अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं। नहीं तो अगर आप अगल बगल में देखेंगे तो आपको चारों तरफ भीषण संघर्ष दिखेगा, क्या पश्चिम से लेकर, क्या अमेरिका से लेकर, क्या भारत से लेकर, सभी जगहों पर। भारत में प्राकृतिक आपदाओं का ज़्यादा दिख रहा है अभी वर्तमान में। बाकी कोई इस तरह का पॉलिटिकल टेंशन अपने देश में भगवान की कृपा से नहीं है, जनता की कृपा से नहीं है। चलिए देखिए बांग्लादेश की मैपिंग करते हैं, फिर आगे के न्यूज़ पर चलेंगे। सारा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है बांग्लादेश का मैपिंग थोड़ा सा। एक चीज़ और है, अगर आपको आंसर राइटिंग वगैरह जुड़ना हो तो आप मुझे बताइएगा। निबंध लेखन का एक अलग से ग्रुप चल रहा है, निबंध लेखन का, और 71 बीपीएससी का अगर आप सालाना लेंगे, सालाना आप लेंगे 1 साल का, अगर आप आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे जिसमें आपको डेली आंसर मिलेगा, डेली क्वेश्चन मिलेगा, डेली आंसर मिलेगा और डेली चेक होता है, और उसमें आपको मॉडल आंसर भी मिल जाएंगे 71 बीपीएससी को लेकर। 70 को लेकर भी आप जुड़ सकते हैं। जिसके लिए भी जुड़ेंगे जुड़िएगा ज़रूर। लिखने से ही आपकी तैयारी संपूर्ण हो पाती है और पैसे ठगता नहीं हूँ मैं। अगर आपका 2 रुपया भी लूँगा तो उसके बदले में आपको कुछ न कुछ मिलेगा, नहीं तो संपूर्ण पैसा ही दे दूँगा आपको। तो 71 के लिए आप जुड़ सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, अगर आप सालाना लेंगे तो 200 कुछ ही रुपया पड़ेगा आपको पर मंथ, 208 या 10 रुपये पड़ेंगे पर मंथ अगर आप ईयरली लेंगे तो जुड़िएगा ज़रूर अगर लिखना हो तो। बाकी चलिए शुरू कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं है, देर हो गया। वैसे ही बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस देखिए, बांग्लादेश नामक एक देश है जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी जी को अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए भाई, तो उन्होंने इसको बोला कि अब बांग्लादेश इसको घोषित करवाते हैं, और भीषण वॉर हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से जिनको जाना जाता है, उसके बाद से बंगबंधु जो मुजीबुर रहमान हैं उनके नेतृत्व में बांग्लादेश में नई सरकार बनी और एक नया देश का सृजन हुआ। ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज तक दुनिया में युद्ध के द्वारा एक ही बार ऐसा हुआ है कि नए देश का सृजन किया जाए। वो कौन सा युद्ध रहा? तो वो रहा आपका बांग्लादेश वॉर, और बाकी कोई देश आज तक नया देश सृजित नहीं कर पाए हैं। मुबारक हो, बांग्लादेश हुआ 1971 में, और बांग्लादेश भारत के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। इससे पहले भी इसने सैन्य तानाशाही को देखा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सेना जनरल वहाँ पर हुए थे जिन्होंने बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया उनके घर में घुसकर, जिसके लिए भारत की RAW ने पहले ही चेताया था उनको कि आपके ऊपर भीषण अटैक होगा। पहले ही चेताया था, लेकिन हम उनको रक्षा नहीं कर पाए, हम उनको बचा नहीं पाए। ये भी हमारी फेल्योर मानी जाती है। हालांकि हमारी एजेंसियों ने पहले ही बता दिया था कि बांग्लादेश के आर्मी में विद्रोह होने वाला है और उसके बाद से वहाँ पर शेख मुजीब जो हैं उनका कत्ल किया जा सकता है। ये पहले ही बता दिया था RAW ने, लेकिन नहीं बचा पाए। फिर भी उन्होंने इग्नोर किया। बांग्लादेश की सीमा किस किस से लगती है भाई? तो मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मेघालय से लगती है, असम से लगती है, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश की सीमा लगती है। बाकी म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। भारत के साथ कई सारे नदियों के जल भी साझा करते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, तीस्ता नदी हो गया, उसके अलावा गंगा की भी एक ट्रिब्यूटरी जाती है वहाँ पर बहकर, एक भाग, और एक भाग हुगली होते हुए बह जाती है, एक भाग वहाँ पर चली जाती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल जाती है, और जमुना बनाती है, जमुना नॉट यमुना,
जमुना, है ना, ये बनाती है वहाँ पर। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, बस इतना भी ध्यान में रखें। बाकी सारे पॉलिटिकल किस्से अभी मैंने आपको सुनाए हैं, पूरा का पूरा थ्योरी बताया कि क्या हुआ है, कब हुआ है। दिसंबर 2023 का जब मैंने वो न्यूज़ का कटिंग देखा तो मुझे यकीन हो गया कि डीप स्टेट काम करता है कहीं ना कहीं रिजीम चेंज में, है ना। भारत की हार हुई है दरअसल में बांग्लादेश में। देखिए, भारत की सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें बातों से आगे बढ़कर एक्शन पर जाना चाहिए। अब बातें बहुत हो गई, हमारे पड़ोस में अगर इस तरह का हो रहा है तो थोड़ा सा सीरियसली लेकर आगे का काम करना चाहिए। भाई साहब ख़त्म करो, नहीं तो हम अंदर आएंगे। इस तरह का बिहेवियर हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश जो है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। बचपन से MBA मैंने बताया भी था आपको, ट्रिक है बचपन से MBA। क्या है भाई? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान, इन सभी देशों से हमारी सीमाएं लगती है। इसी क्रम में सीमा की लंबाई है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, फिर चीन के साथ में है, फिर पाकिस्तान के साथ में है। बचपन से MBA, फिर नेपाल के साथ में है, फिर म्यांमार के साथ में है, और उसके बाद से अफगानिस्तान के साथ में भी हमारी सीमा लगती है यहाँ पर, क्योंकि POK हमारा है, जिसे पाकिस्तान को जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। बांग्लादेश के साथ पॉलिटिकल क्राइसिस को मैंने आपको बता दिया है। बाकी बांग्लादेश के साथ संबंधों को और भी ज़्यादा कई सारे अपडेट होंगे, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, अगला टॉपिक देखिए फ्रंट पेज पर ही है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में और भी MP के कई सारे टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें करीब में 34 टाइगर की डेथ हुई थी 21 से 23 ईस्वी के बीच में। 2021 से 2023 के बीच में एक 34 टाइगर की डेथ हुई। डेथ के रीजन अलग अलग रहे, कई सारे बिजली के झटके लगने से मर गए, एक्सीडेंट में एक की भी मृत्यु नहीं हुई, बीमारी के कारण से मर गए। तो ये हमें पता करना पड़ेगा कि भाई क्या कारण है। तो SIT ने बोला है कि भाई कई सारे कारण रहे जिसके कारण से इनकी मृत्यु हुई। तो हम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को देखेंगे, और ये पहले का न्यूज़ है, जांच पड़ताल होने के बाहर आया है, तो आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता किस पर है? क्या पूछेगा आपसे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? बांधवगढ़ की एक और खासियत है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कुछ साल पहले प्राचीन बौद्ध गुफाएं मिली थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, प्राचीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्राचीन बौद्ध गुफाओं को ढूंढा था। यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए एंशियंट टाइम के यहाँ पर कई सारे बौद्ध गुफाएं मिली थी, जिसकी भी खोजबीन की जा रही थी। किसके द्वारा? तो ASI के द्वारा। और वहाँ पर कई सारे जो गुफा थे उसमें टाइगर रह रहे थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो ASI वालों को पहले उनको भगाना पड़ा टाइगर्स को, फिर जाके खोजबीन हो पाया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किस भारत के टाइगर रिजर्व में प्राचीन बौद्ध गुफाएं मिली हैं, तो बांधवगढ़ में मिली थी। ये भी छोटा सा फैक्ट ध्यान में रखेंगे। और बाकी बांधवगढ़ के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए क्या है इसका खासियत। देखिए लिखा हुआ है कि वर्ष 1969 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 1993 में निकटवर्ती पनपथा अभयारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के तहत एक बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। ऐतिहासिक महत्व इसका उल्लेख नारद पंचात्र और शिव पुराण की प्राचीन पुस्तकों में भी पाया गया। इस स्थान को रामायण से जोड़कर भी देखा जाता है कि प्रभु श्री राम जब चित्रकूट से दंडकारण्य होते हुए दक्षिण की तरफ यात्रा पर थे, तो उस दौरान बांधवगढ़ को उन्होंने पार किया था। आप अगर देखेंगे प्रभु श्री राम का चित्रकूट से किष्किंधा वर्तमान में कहाँ है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य किष्किंधा वहीं है। किष्किंधा वर्तमान प्राचीन समय किष्किंधा वर्तमान का हम्पी के पास में है। उस यात्रा के दौरान उन्होंने बांधवगढ़ के होते हुए भी यात्रा की थी। बांधवगढ़ किला त्रेता युग हिंदू धर्म में मानव जाति के युगों में से एक की महान कृति मानी जाती है। यह सेंगर, कलचुरी, बघेल माना जाता है कि इन्होंने लंबे समय तक क्षेत्र प्रशासन किया, सहित प्रमुख राजवंशों द्वारा शासित था ये इलाका। पूरा भौगोलिक पहलू, यह मध्य प्रदेश के बिल्कुल उत्तर पूर्वी सीमा सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तरी किनारों पर स्थित है। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है। मैं इसका मैप दिखाऊंगा। जलधाराएं, इससे होकर 20 से अधिक जलधाराएं बहती हैं, जिनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे जोहिला, जनाद, चरण गंगा, दमनगर, बैनबेई, अम्बा नाला, अंधियारी, झिरिया, ये सब अलग अलग वहाँ से क्या है तो नालाएं और जल के सरिताएं बहती हैं। ये धाराएं फिर सोन नदी, गंगा नदी की महत्वपूर्ण दक्षिणी सहायक नदी में मिल जाती है सभी की सभी। और आपको दिखा देता हूँ इसका मैप। जैव विविधता, कोर जोन में बाघों की अधिक संख्या है। यहाँ स्तनधारियों की 22 से अधिक प्रजातियाँ, पक्षियों की 250 प्रजातियाँ हैं। एशियाई सियार, बंगाली लोमड़ी, सॉल्थ बियर, धारीदार लकड़बग्घा और भी कई सारे जीव जंतु रहते हैं। ये अपना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश आपको दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये है बांधवगढ़, ये बांधवगढ़ है।
और यहीं पर आपको दिखेगा फिर पन्ना इसके उत्तर में, पन्ना आपको इसके उत्तर में दिखेगा, और यहीं पर है बांधवगढ़। बांधवगढ़ को दंडकारण्य, चित्रकूट से अगर आप यात्रा करेंगे दंडकारण्य छत्तीसगढ़ की तरफ में, तो उस बीच में पड़ता है ये, इसीलिए इसको प्रभु श्री राम से जोड़कर देखा जाता है। इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, तो एमपी में बना हुआ है ये। ओके, अब आपसे कोई पूछेगा मान लीजिए कि सरिस्का कहाँ पर है, सरिस्का भी चर्चा में है। सरिस्का क्यों चर्चा में है भाई, सरिस्का कहाँ है, सरिस्का है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। सरिस्का में कई सारे मंदिर बने हुए हैं जो कोर जोन के 22-22 किलोमीटर अंदर में मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पर भारी वाहनों से यात्रा की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगले साल 2025 ईस्वी से सरिस्का के कोर एरिया में वाहनों का आवाजाही पर हम रोक लगाने जा रहे हैं। आपको यात्रा करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, वाहनों की आवाजाही पर तो हम रोक लगाने जा रहे हैं। तो सरिस्का राजस्थान में है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके संबंध में जो अपडेट आया छोटा सा मैंने बता दिया है, बाकी बांधवगढ़ को जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर सतपुरा दिखेगा आपको, पेंच बिल्कुल दक्षिण में दिखेगा, यहाँ पर कान्हा दिखेगा आपको, यहाँ पर बांधवगढ़ दिखेगा, और यहाँ पर पन्ना रिजर्व दिखेगा। इन सभी रिजर्व के लोकेशन को भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको बोले कि उत्तर से दक्षिण में इनको लगाइए, तो सबसे उत्तर आ जाएगा पन्ना, फिर आ जाएगा बांधवगढ़, फिर आ जाएगा आपका कौन सा, तो यहाँ पर कान्हा है, फिर कान्हा के ठीक बगल में पेंच है, और सतपुरा और कान्हा एक ही पर ही आते हैं। इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा कहा जाता है एमपी के लोग, शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि 18,000 करोड़ हम देने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्लस्टर को लेकर। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर कार्यक्रम हम लोग समझेंगे। इन्होंने बोला है कि हम आने वाले समय में 100 से ज़्यादा 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मतलब निर्यात केंद्रित हम हॉर्टिकल्चर क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, हर्ट का कल्चर नहीं, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। क्या बोलते हैं उसको, बागवानी। कुछ फसलें होती हैं जो बागवानी में उगाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से छोटे मोटे फल, पुष्प, पौधे ये सब आते हैं, सब्जियां भी आती हैं कुछ कुछ। तो हॉर्टिकल्चर स्कीम जो है, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर बनाकर, क्लस्टर का मतलब गुच्छा होता है, और एक्सपोर्ट को लेकर हॉर्टिकल्चर का क्लस्टर तैयार किया जाएगा। 100 से ज़्यादा डेडिकेटेड हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट सेंटर बनाए जाएंगे, जिसको लेकर 18,000 करोड़ रुपया शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बोला है कि हम 6,800 करोड़ रुपया ऑयल सीड मिशन पर खर्च करने जा रहे हैं। ऑयल सीड्स मिशन पर खर्च करने जा रहे हैं, और ये योजना भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान में शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू होगा तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। जो ऑयल सीड होते हैं, ऐसे सीड, ऐसे बीज जिनसे ऑयल निकाला जाता है, जैसे सरसों, जैसे सूरजमुखी हो गया, जैसे और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। तो ऑयल सीड को डेवलपमेंट को लेकर भी हम क्या करने वाले हैं, तो 6,800 करोड़ रुपए का हम नया स्कीम लॉन्च करेंगे। वर्तमान में हम लोग हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को समझेंगे, हॉर्टिकल्चर क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। ऑयल सीड मिशन क्यों शुरू करेगी भारत सरकार, आप ही मुझे बताइए। क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम जो हम लोग, आप और हम तेल खाते हैं, इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से ढेर सारा पाम ऑयल और अलग अलग सूरजमुखी के तेल वगैरह हमें मंगाने पड़ते हैं, और उस तेल के कारण से हमें अच्छा खासा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बिगड़ता है, काफ़ी सारा मात्रा में पे करना पड़ता है, जिसके कारण से हमारी जो बाहरी निर्भरता है वो बढ़ जाती है। इस निर्भरता को कम कैसे किया जा सकता है भाई, तो अपने देश में उत्पादन करके कम किया जा सकता है। अपने देश में उत्पादन को लेकर अब भारत सरकार कोशिश करने जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि मोजाम्बिक एक देश है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ से दाल बड़ी मात्रा में हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा इंपोर्ट पर यहाँ से रुक गया था कई सारे कारणों के कारण से, लेकिन अब उस इंपोर्ट को फिर से शुरू किया गया है। दाल क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि दाल का अपने यहाँ पर प्रोडक्शन तो खूब होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर खपत बहुत ज़्यादा है। हमें काफ़ी सारे खाद्य पदार्थों को लेकर बाहर के देशों पर अभी भी निर्भर रहना पड़ रहा है। तो देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम खाद्य निर्भरता को ख़त्म किया जाए और खाद्य के रूप में हम संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं। बाकी चीज़ों में थोड़े दिनों बाद भी हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले भोज्य पदार्थों के रूप में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा हमें। तो ऑयल सीड मिशन और ये जो अलग अलग हॉर्टिकल्चर मिशन है, ये इसके दिशा में संपूर्ण रूप से एक शानदार कदम साबित होंगे। हम जरा आप हॉर्टिकल्चर मिशन को समझेंगे, क्लस्टर स्कीम को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पहचान किए गए बागवानी क्लस्टर को विकसित करना है, ताकि उन्हें वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। ग्लोबल लेवल पर हमें कंपटीशन करना है, कंपटीशन बहुत हाई है।
बागवानी क्लस्टर लक्षित बागवानी फसलों का क्षेत्रीय भौगोलिक संकेंद्रण है। कार्यक्रम इस कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड अरुणाचल, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों में 55 क्लस्टरों की सूची में शामिल किया जाएगा, जिनकी पहचान उनके फोकस मुख्य फसलों के साथ की जाएगी। इससे पहले पायलट चरण में से 11 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करने वाले 12 क्लस्टरों में लागू किया गया था। उद्देश्य क्या होगा इसका भाई? तो CDP का उद्देश्य, यही कल का क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य लक्षित फसलों के निर्यात में 20% की वृद्धि करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। वैसे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये कार्यक्रम काफ़ी पहले से चल रहा है। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी जो है ना, वो हौंक रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। सही बात तो यही है, क्योंकि ये कार्यक्रम काफ़ी पहले शुरू हुआ था। 2022 के आसपास जो भारत सरकार ने बजट में इसका अनाउंस किया था कि हम एक्सपोर्ट को लेकर डेडिकेटेड सेंटर बनाएंगे, और वर्तमान में 55 से 100 सेंटर पे पहुँचे हैं, लेकिन वो भी बनाया नहीं गया है। बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कब हम प्रयास पूरा करेंगे, कब हम बनाएंगे, पता नहीं। बहुत दिनों से अनाउंसमेंट इसका हुआ पड़ा है। भारतीय बागवानी क्षेत्र से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना, जिसे पूर्व नवोत्पाद, उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, रसद, विपणन, सब कुछ इसमें शामिल है। ब्रांडिंग भी शामिल है। UPSC ने मेंस में इस पर आधारित सवाल पूछा था कि ये बताइए कि बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम क्या है, भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में किस हद तक ये मदद कर सकता है। आपसे भी ये पूछा जा सकता है। तो क्या होगा भाई? बागवानी फसलों को एक्सपोर्ट करने से आय बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी। और बागवानी फसल वो फसल होते हैं मुख्य रूप से जिन फसलों के दाम भी थोड़े से अच्छे खासे लगते हैं। भौगोलिक विशेषज्ञता, ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन का लाभ उठाकर बागवानी क्लस्टरों के एकीकृत बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देना, सरकार के अन्य पहले जैसे कृषि अवसंरचना कोष के साथ अभिसरण करना, CDP के माध्यम से बागवानी क्षेत्र निवेश को बढ़ाना। महत्व क्या होगा? क्लस्टर विकास कार्यक्रम बागवानी उपज के कुशल और समय निकासी परिवहन के साथ मल्टी मॉडल परिवहन उद्योग के साथ अंतिम मील कनेक्टिविटी यानी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बनाकर संपूर्ण बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की बड़ी क्षमता रखी जाती है। ये सब बड़ी बड़ी बातें किसी भी योजना के साथ आप देखेंगे जुड़ी रहती है। तो ये आप अपने से भी लिख सकते हैं कि इसका उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों की आय को बढ़ाना, देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तब सफल हो पाएंगी जब इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। वर्तमान भारत में क्या स्थिति है भाई? बागवानी फसल के उत्पादन में भारत विश्व स्थान पर दूसरे स्थान पर है। विश्व में हम सेकंड रैंक पर है, लेकिन अपने यहाँ इतना ज़्यादा खपत है ना कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। खाते ही हम लोग बहुत हैं, क्यों ना खाएं, खाना भी चाहिए। भारत आम, केला, अनार, चीकू, एसिड, लाइम और आंवला जैसे फलों के उत्पादन में अग्रणी है। हमसे ज़्यादा कोई नहीं उत्पादन करता है। 21-22 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल बागवानी उत्पादन में शीर्ष राज्य थे। सब्जी उत्पादन शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हैं। बिहार भी अब इसमें आ गया सब्जी उत्पादन में। फल उत्पादन में शीर्ष राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश थे। 21-22 में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल बढ़कर इतना हो गया था। आप लेटेस्ट डेटा देख कर जाइएगा। एग्जाम में जब भी जाएं, लेटेस्ट डेटा सर्च कर लें किसका? फसलों के उत्पादन का। और इकोनॉमिक सर्वे में अगर कोई डेटा दिया हुआ है तो उसको याद करके जाएं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH चला रही है भारत सरकार, जिसका क्या है भाई? तो हमें पूरे देश भर में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कई सारे हॉर्टिकल्चर क्लस्टर बनाने हैं। और उनका क्या होगा? तो मुख्य रूप से एक्सपोर्ट पर ही फोकस होगा। 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकारें देती है, और स्पेशल राज्यों में 90-10 का ये रेशियो रखा गया है। बागवानी और इसकी 5 प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बनाया गया, नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान, ये सब के सब बनाए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक था संचित निधि। संचित निधि के बारे में कल संसद में एक बिल पेश किया गया, पास हुआ है, उसके बारे में समझेंगे। एक चीज़ और है, वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बोर्ड जो होता है उसको लेकर एक एक्ट लाया गया है। उस एक्ट को पारित होने दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है? पारित होने दीजिए, उसके बाद समझाऊंगा। अभी पारित होने में भीषण बाधाओं का सामना करना पड़ेगा उसको, क्योंकि अब सरकार जो है वो किसी भी एक्ट को 100% अपने तरीके से पारित नहीं कर पाएगी। उसको सहयोग लेना पड़ेगा अलग अलग दलों का। तो वक्फ बोर्ड जो एक्ट है, ये इस एक्ट को हम लोग समझेंगे, लेकिन आने वाले वीडियो में भी संचित निधि को समझिए। भारत की संचित निधि सभी सरकारी खातों में सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व, उसके द्वारा किए गए व्यय और साधारण मदों को छोड़कर समेकित निधि का हिस्सा होते हैं। इस निधि का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत किया गया था। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से प्राप्त सभी राजस्व
उधार लिया गया धन, सरकार द्वारा दिए गए ऋण से प्राप्तियां भारत की समेकित कोष में ही प्रवाहित होती हैं। भारत सरकार ने कोई राजस्व उगाही किया है प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से, उधार लिया है कोई धन या उधार चुका रही है या ऋण से जो प्राप्तियां हो रही, सब के सब इसी में आती हैं। भारत सरकार का सबसे बड़ा खजाना कौन सा? आर्टिकल 266 एक, और साधारण मदों को छोड़कर जो आकस्मिक निधि या सार्वजनिक खातों से पूरी की जाती है, सभी सरकारी व्यय इसी निधि से किए जाते हैं। खास बात यह है कि संसद की मंजूरी के बिना इस फंड में से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है, और कल मंजूरी ही लिया है संसद से भारत सरकार ने, और भारत सरकार को मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो गए पिछले 24 घंटों में। कुछ महीने पहले ही इनको सैन्य प्रमुख बनाया गया था, अब ये चर्चित हो गए हैं। क्या नाम है इनका? वकार उज्जमान। यही वो आदमी है जो शेख हसीना जी के पद छोड़ने के बाद बांग्लादेश के कार्यभार को संभाला है। इन्होंने बोला है कि इस मुश्किल के दौर में हमारा एक कर्तव्य बनता था कि हम शासन सत्ता को संभालें और अपने इस खूबसूरत देश की रक्षा करें। इनका नाम है वकार उज्जमान। ये बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख हैं, 4 स्टार जनरल हैं, आप देख सकते हैं, और ये बांग्लादेश का भी शासन सत्ता संभाले हुए हैं। इन्होंने बोला है कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और अगले 48 घंटों में अंतरिम सरकार हम बना देंगे, अंतरिम सरकार बना देंगे। खालिदा जिया, बेगम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है जेल से। कल रात को बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने ऑर्डर किया कि खालिदा जिया को रिहा किया जाता है। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, पीटी में पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में वकार उज्जमान कौन है? तो बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख हैं जिन्होंने बांग्लादेश की शासन सत्ता को भी संभाला है। अगला जो न्यूज़ है ये महाराष्ट्र की एक योजना से संबंधित है, लेकिन कई बार इस तरह की योजना पूछा जा सकता है आपसे भी। लड़की बहन योजना, ये मराठी भाषा का है, महाराष्ट्र का एक योजना है जिसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया था कि फ्रीबीज बांट रही है सरकार। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, कोई नेता या कोई भी जनता भी, कई सारे लोग आपको बोलते मिलेंगे दिल्ली में पानी फ्री में मिलता है, बिजली फ्री में मिलता है। इस देश में या प्रकृति में क्या बोला जाता है कि नो फ्री लंच इन द नेचर। प्रकृति में भी और इस देश में भी कहीं पर भी कोई चीज़ फ्री नहीं होता, आपको इसको समझना चाहिए। कोई भी चीज़ फ्री में आपको नहीं मिल रहा है। अगर कोई चीज़ फ्री मिल रहा है तो उसका हिडन कॉस्ट बहुत ही घातक होता है। हिडन कॉस्ट होता है हर चीज़ का। फ्री में कौन सी चीज़ मिल रही है? सरकार अगर आपको कोई हेल्थ दे रही है तो आप टैक्स देते हैं भाई। आप एक दूध का पैकेट खरीदते हो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं आप। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कमा रहे हैं तभी आप टैक्स देते हैं। आप बिना कमाई के बेरोजगार हैं। एक रिक्शा वाला भी अगर बिस्कुट का पैकेट खरीद रहा है जिसकी दिन की इनकम 100 से 200 रुपये भी नहीं होती है, वो भी टैक्स दे रहा है। तो फ्री बीज तो होता ही नहीं कुछ। बॉम्बे हाई कोर्ट में डाला गया था कि लड़की बहन योजना जो है इसको बॉम्बे जो महाराष्ट्र सरकार उसको बैन करना चाहिए, क्योंकि ये योजना फ्रीबीज को बढ़ावा दे रहा है और ये सही नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, कहीं ना कहीं ये क्या करता है तो भाई भेदभाव करता है लोगों के बीच में। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, बिल्कुल सही योजना है। इसके तहत वहाँ पर 1500 रुपये 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को पैसा दिया जाता है जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है। तो सोचिए, गरीब लोगों के लिए एक योजना है जिसमें 1500 रुपये की मासिक मदद दी जाती है महिलाओं को। तो सही तो है, इसमें गलत क्या है? एमपी में भी महिलाओं को दी जाती है योजना में मासिक मदद दी जाती है, सही तो है। महिलाओं को ही दे, अपने ही देश को लोगों को दे रहे हैं। किस प्रकार से इकॉनमी काम करती, जरा उस चीज़ को समझिए। 1500 रुपये दिए महिलाओं को, 1500 रुपये लेकर क्या करेंगी भाई? 1500 रुपये का कोई सेविंग तो नहीं करेंगी, खर्च ही करेंगी। खर्च करेंगी किस चीज़ पर? या तो खाने पीने कोई वस्तु खरीदेंगी, पढ़ने लिखने पर खर्च कर सकती हैं, हो सकता है अपने गेटअप पर खर्च करें, किसी भी चीज़ पर खर्च करेंगी तो फिर टैक्स किसके पास जाएगा? सरकार के पास ही जाएगा। मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ेगा, खरीद बढ़ेगी, डिमांड बढ़ सकता है। 1500 रुपये मामूली होता है क्या? आपके लिए हो सकता है छोटी रकम हो, लेकिन जिनकी फैमिली इनकम बहुत ही कम है उनके लिए 1500 रुपये वाकई होते हैं और मदद दे रही है तो सही है। इस योजना का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ये इसी तरह का है जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने एमपी में चलाया था लाडली बहन योजना। याद कीजिए, लाडली बहन स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार का ये योजना है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है कि निर्मला जी ने बोला है, निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि मुद्रा योजना के तहत में जो एनपीए बन गए थे, मुद्रा लोन्स के बारे में आपको बताऊंगा। इस ये लोन्स स्कीम के कारण से कई सारे एनपीए बन गए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए थे बैंकों का। तो इन्होंने बोला है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये और भी कम हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में मुद्रा लोन के तहत जो लोन लिए गए थे उनके एनपीए में गिरावट देखी गई है। यानी कि छोटे छोटे लोगों ने जो लोन लिया है वो चुका रहे हैं।
इन्होंने बोला है कि 2023-24 में एनपीए जो है वो 3.4% पर डिक्लाइन होकर आ गया है, जो 20-21 में 4.77% पर था, यानी कि लगभग में 1.2% के आसपास में गिरावट दर्ज की गई है एनपीए में, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ सही है, ये चीज़ तो सही है भाई, यानी कि मुद्रा लोन में जो पैसे डाले गए तो वो एनपीए नहीं हो रहे हैं, ना के बराबर में हो रहे हैं। और भारत सरकार ने ऐसा बोला है कि मुद्रा योजना बिल्कुल सही योजना है, एनपीए इसमें नहीं हो रहे हैं। एनपीए कौन करते हैं? बड़े बिजनेसमैन करते हैं। 50,000 के लोन लेने वाले एनपीए नहीं करते हैं। वो बेचारे डरे हुए होते हैं, उनको पता होता है कि अगर मैं 50,000 का लोन नहीं चुकाऊँगा तो मेरा रेडी और साइकिल जो है वो उठा कर ले जाएंगे बैंक वाले, इसलिए वो तो चुका देते हैं। भले ही आप विजय माल्या को ना पकड़ पाएँ, लेकिन पानीपुरी वाले को तो आप पकड़ ही सकते हैं, उनको उठा के भी ले आते हैं। तो वो लोग अपना लोन सही समय पर चुका रहे हैं और उसके तहत एनपीए कम हुआ है फाइनेंशियल ईयर में। अब जरा मुद्रा लोन योजना को देखते हैं, क्या है योजना और किस प्रकार से, कब, किस परिस्थिति में शुरू किया गया था, किन के लिए किया गया था, कितना पैसा मिलता है, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नाम है इसका, और छोटे उद्यमियों के लिए है, सूक्ष्म उद्यमियों के लिए। सरकार ने इस योजना को 2015 में गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, छोटे सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए, गैर कृषि, नॉन एग्रीकल्चर, इस शब्दों को ध्यान रखिएगा। आपसे वो बोल सकता है कि मुद्रा योजना के तहत एग्रीकल्चर सहित सभी सेक्टर के लिए छोटे लोन दिए जाते हैं। ये शब्दावली ही आपको बचाएगी एग्जाम में, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। पढ़ते समय जब भी मैंने एक बार किसी ने फ़ोन किया था, किसी स्टूडेंट ने, तो मैंने उसको समझाया भी था, पढ़ते समय हाइलाइटर या पेन रखा कीजिए और किस प्रकार से पढ़ना होता है। सरकार ने इस योजना को वर्ष 2015 में गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, छोटे सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने तो लॉन्च किया। सारे हमने हाईलाइट कर दिए जो इम्पोर्टेंट थे। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका ध्यान पहले इस पर जाएगा, इस पर जाएगा, इस पर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। रेड पेन का उपयोग कर सकते हैं। कई सारे लोग किताब गंदा करना अच्छा नहीं लगता तो हाइलाइटर के या पेंसिल का उपयोग कीजिए। यह योजना बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सूक्ष्म वित्तीय उद्यम संस्थान जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करती है। मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड रीफाइनेंस कर रहा है। मुद्रा इसका फुल फॉर्म है, सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो भारत सरकार ने इसको स्थापित किया है। 3 श्रेणी में बांटे जाते हैं, हिंदी में शिशु, इंग्लिश में भी वही है, किशोर और तरुण। 3 प्रकार के ऋण होते हैं मुद्रा के तहत में। शिशु में 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है, मात्र 50,000 रुपये तक का ऋण। किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, 50 के से कितना तो 500 के तक का लोन दिया जाता है। 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है तरुण में, युवा में। 3 प्रकार के ऋण इसमें बांटे जाते हैं। छोटे छोटे जो व्यवसायी होते हैं, छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं, उनको ये ऋण दिए जाते हैं। उपलब्धियां क्या है? अप्रैल 2015 में इसका स्थापना के बाद से इसके तहत 32.53 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए गए हैं। मुद्रा योजना में समाज के वंचित वर्ग जैसे महिला उद्यमी, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय को उधारकर्ता अवधि को ऋण दिया गया है। साथ ही इसके तहत नए उद्यमियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार PMY ने 2015 में 2018 तक 1.12 करोड़ कुल अतिरिक्त रोजगार सृजन में भी सहायता की है। देखिए, छोटे छोटे उद्योगों का अगर लोन मिलता है तो क्या होगा, उनका उद्योग पनपेगा और उसमें फिर रोजगार सृजन होता है। इनफॉर्मल, फॉर्मल, जो भी सेक्टर आप नाम दे दें इनको, कुछ इनफॉर्मल भी होंगे इसमें, कुछ फॉर्मल भी होंगे जो छोटे स्तर के होंगे। 1.12 करोड़ में 69 लाख महिलाएं, 62% शामिल हैं, यानी कि महिलाओं को काफ़ी अधिक ऋण मिला है इसके तहत में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर एंड होता है। कई सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं, आप लोगों ने समझ में आ ही गया होगा क्या क्या पूछा जा सकता है। और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो पढ़िएगा मन लगाकर। एग्ज़ाम जब होना है तब होगा, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, पता चल ही जाएगा। एग्ज़ाम को लेकर पैनिक मत हो या बहाने मत बनाइए कि एग्ज़ाम का डेट पता नहीं इसलिए पढ़ाई का रिदम बिगड़ गया है। पढ़ाई का रिदम जिनका बिगड़ना होता है उनका वैसे ही बिगड़ जाता है। बहाने अगर बनाएंगे एग्ज़ाम के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये वो बहाना है जो आपको फेल करवा देगा PT में। सीधी सी बात है, इधर उधर की बात नहीं होती है, बाहर हो जाएंगे आप। तो बहाने मत बनाइए, पढ़िए और पढ़िए, केवल पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।